हैदर, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं जैसे मैं आपसे करती हूँ। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई वो अचानक से बोली थी, जबकि बेड पर लैपटॉप के कीबोर्ड पर हैदर की उंगलियां रुकी थी हया के इस सवाल पर। बोलो भी, इसरार करती हुई वो हैदर के हाथ से लैपटॉप लेकर बंद करती हुई फिर से पूछ रही थी। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर मुझे इन चंद दिनों में तुम्हारी आदत हो गई है हया, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अपने मखसूस धीमे लहजे में जवाब देता हुआ वो साथ ही सवाल कर गया था। मैंने आपसे मोहब्बत का पूछा है, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। इर्तजा की फिक्र और आंखों में माहीन के लिए मोहब्बत देखकर हया को रश्क हुआ था, क्योंकि आज तक उसने अपने लिए हैदर की निगाहों में ऐसे जज्बात नहीं देखे थे। इसलिए वो जिद्दी हुई थी जानने के लिए कि हैदर उसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत तो कब से कर चुका हया। हया को देखता हुआ वो दिल में सोच ही सका था, मगर तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम अगर मुझे दिखाई ना दो तो मुझे घबराहट होती है। तुम अगर रूम में दिखाई ना दो तो मेरा रूम में आने को दिल नहीं करता। तुम्हारे बगैर खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तुमसे नोक झोंक के बगैर मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। अब भी मोहब्बत का होना ज़रूरी है। मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर आदत होती है जो मुझे हो गई है तुम्हारी। क्या ये कम है? हया के हाथों पर अपना हाथ रखता हुआ वो मुस्कुराया था। आदत तो बदली भी जा सकती है, अफसुर्दगी से वो बोली थी। मेरी ये आदत मरते दम तक नहीं बदलेगी। वो हैदर के मजबूत लहजे से दंग रह गई। तो फिर ये मोहब्बत ही हुई ना। फिर आप आदत का नाम क्यों दे रहे हैं इसे? साफ साफ कह दें मेरी तरह कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हैदर के हाथ से अपना हाथ पीछे कर गई थी वो। अच्छा बाबा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हया की नाराजगी के डर से वो फौरन से पहले बोल गया था। मुझे पता था मेरी सड़ी हुई कुकड़ी। हैदर के मुंह से वो अल्फाज सुनकर वो बहुत खुश हुई थी, जो वो सुनना चाहती थी। कुछ तवक्कुफ के बाद हया की बातों से लेफ्ट साइड पर उठती टीज पर वो खुद जब्त किए लेटा हुआ था। काफी देर तक वो हया के सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हया के सोने का यकीन हुआ तो फौरन से पहले वो उठकर अपनी मेडिसिन लेता हुआ दर्द की शिद्दत से अपनी आंखें जोर से बंद किए हुए था, जब अचानक से हया की आवाज़ पर घबरा गया। क्या कर रहे हो हैदर, और ये इतनी रात को कौन सी मेडिसिन खा रहे हो? नींद में डूबी हुई आवाज़ लिए हया हैदर को पानी के साथ मेडिसिन लेते देख चुकी थी। बिलाखिर परेशानी से उठ बैठी थी। कुछ नहीं, बस पेन किलर ले रहा था। नॉर्मल अंदाज में वो जब्त से बोल रहा था। सर में दर्द हो रहा है क्या? परेशानी से पूछती वो अपनी जगह से उठने लगी कि हैदर ने उसे बैठे रहने का इशारा किया था। हाँ, सर में ही दर्द हो रहा है। तुम सोई नहीं थी? हया के बराबर में आकर बैठता हुआ वो गहरा सांस भर गया था। नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी। मुझे खुशी में नींद नहीं आ रही। हैदर के शाने पर सर रखते हुए वो हैदर की कैफियत से अनजान थी। वाकई में है ही इतनी खुशी वाली बात कि नींद कहाँ आनी है। ठहर ठहर कर वो इर्तिजा और माहीन के लिए खुश था। मैंने तो अभी से अपने बेबीज के नाम भी सोच लिए हैं। हया की बात सुनकर हैदर उसे मुस्कुरा कर देखने लगा। पूछोगे नहीं कि क्या नाम सोचे हैं मैंने? हमारे बेबीज के, खफगी से कहती हुई वो हैदर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर चिड़ी थी। तुम्हें ही तो सुन रहा हूँ, मुस्कुरा कर कहता हुआ उसने हया की खफगी दूर की थी। हया और हैदर का बेटा हदीद हैदर शाह और बेटी का नाम होगा हदिया। कैसे लगेंगे दोनों नाम? ज्यादा बेबी नहीं करेंगे, बस 2 ही काफी हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना? संजीदगी से हया को सुनते हुए हैदर का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बहुत अच्छे नाम है, हम इन पर कल सुबह बात करेंगे। मुझे काफी नींद आ रही है। अपनी जगह पर दराज होता हुआ अपने बाएं हाथ पर हाथ रखकर आंखें मूंद गया था। ओके, हम यहीं से बात शुरू करेंगे कल। हैदर को लेटे देखकर वो खुद भी सोने के लिए लेटी थी। माहीन, आप सो जाएं। माहीन को जागते देखकर वो फिक्र से बोला था। मुझे नींद नहीं आ रही। आंखों में चमक लिए वो इर्तिजा की सिमत करवट लिए हुए मुस्कुराई थी। और क्यों नहीं आ रही आपको नींद? माहीन को मुस्कुराते देखकर इस इर्तिजा भी मुस्कुराया था। खुशी में एक अलग सा एहसास महसूस हो रहा है। मुझे सोने नहीं दे रहा। जब से इर्तिजा ने उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, वो सिर्फ फकत मुस्कुरा रही थी। अच्छा, पर मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आंखों पर कोहनी रखे हुए शरारत गोया हुआ था। कोई ज़रूरत नहीं है सोने की। जब तक मैं जाग रही हूँ तब तक आप भी मेरे साथ जागते रहें। इर्तिजा की आंखों पर रखे हाथ को हटाते हुए वो गुस्से से बोली थी। तो क्या आप सारी रात जागना पड़ेगा? सुबह उस नूरी से भी मिलना है आपको। मुंह लटकाए वो माहीन को छेड़ने की गर्ज से बोल रहा था। उस नूरी चुड़ैल का जिक्र ना करें। वो भी माहीन थी, जो बिना इर्तिजा के तासुरात देखे बस अपनी करवाने की कोशिश में थी।
काफ़ी हद तक वो कोशिश कामयाब भी ठहरी थी। एक बात पूछूं आपसे इर्तज़ा? इर्तज़ा की आंखों में देखती वो संजीदगी से पूछ रही थी। पूछें। माहीन को देखकर वो भी संजीदगी से मुखातिब हुआ था। आप खुश तो हैं ना? माहीन के सवाल पर इर्तज़ा मुस्कुराया था। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं खुश नहीं हूँ? वो उल्टा उससे सवाल कर गया था। क्योंकि आपने जाहिर नहीं किया कि आप खुश हैं, इसलिए। इर्तज़ा की खुद पर जमी नज़रों से वो कंफ्यूज हुई थी। कितना खुश हूँ ये नहीं पता, मगर मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने पहले मुझे मेरी मोहब्बत से नवाजा और अब औलाद की नेमत से नवाज रहा है। तो शुक्राना लहजे में कहता हुआ वो माहीन की आंखों में चमक देखता हुआ हैरानगी से उसे यकटुक देख रहा था। क्या हुआ? माहीन के शौक चेहरे को देखकर उसे गुमान गुजरा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। वो पूछे बगैर न रह सका। मतलब आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, यही कहा ना आपने? खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए वो इर्तज़ा को हैरान कर गई थी। नहीं, मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा था, मेरी बीवी थोड़ी हैं आप। इर्तज़ा के तंज पर वो खिलखिला उठी थी। नहीं जी, आप मेरी ही बात कर रहे थे। शरारत से इर्तज़ा के गाल खींचती हुई इर्तज़ा को वो मज़ीद हैरान कर गई थी। अब मुझे नींद आ रही है। इर्तज़ा की हैरत से फटी आंखों को मुस्कुरा कर देखती हुई अपनी आंखें बंद कर गई थी। अब मैं आपको नहीं सोने दूंगा जब तक मुझे नींद नहीं आती। इर्तज़ा की ऊंची आवाज़ पर माहीन अपनी आंखें वाक किए उसे घूर रही थी। अब आपने आंखें बंद की ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। माहीन को आंखें बंद करते देखकर वो तंबीह कर गया। अच्छे की मुझे फ़िक्र है भी नहीं, क्योंकि मेरे शाह हैं ही इतने अच्छे कि वो सब अच्छा अच्छा ही करते हैं, और वो मुझे सोने से भी नहीं रोकेंगे क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत जो करते हैं। है ना इर्तज़ा? इर्तज़ा को अपने शीरी लहजे में उलझाती हुई वो कब इर्तज़ा के बाजुओं पर सर रख कर आंखें मूंद गई, और इर्तज़ा जो फ़कत उसे सुन रहा था, माहीन की शरारत से बेखबर मुस्कुरा रहा था। हाँ मेरी चालाक बीवी, माहीन की आंखों पर लब रखता हुआ वो मुस्कुराया था। मुबारक हो नूरी, बिलाखिर कल हमें फ़तह मिलने वाली है। रिकॉर्डिंग सुनकर वहाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी खुशी में वो सुबह सुबह मलिक हाउस में मौजूद था। ये सब मेरी बदौलत हुआ है, फ़खरिया अंदाज में कहती हुई वो इतराई थी। तुम्हारी बदौलत। नूरी के अंदाज पर वो कहकहा लगा गया था। तुम ये क्यों भूल जाती हो प्रिया नूर, अपनी औकात क्यों भूल जाती हो तुम, कि तुम एक नौकरानी थी शाह हवेली की, मुलाजमा थी वहाँ की नूरी। वहाज की बुलंद आवाज़ सुनकर कमरे में दाखिल होती हुई शमाजिया के कदम साकित हुए थे। हाँ थी, मगर तुम आराम से बोलो, शमाजिया सुन लेगी। नूरी की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे की ओट में हुई थी। मतलब प्रिया नूर रेहान के दोस्त की बहन नहीं है। रेहान ने झूठ क्यों बोला मुझसे? रेहान का बोला झूठ उसे अफसुर्दा कर गया था। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से चाहता हूँ कि शमाजिया भाभी सुन ले, जिसे वो बहन बहन कहकर थकती नहीं है। कमरे में मौजूद जहाजी बेड पर पड़ी शर्ट को देखकर वो ज़ब्त से दोनों लब आपस में पेवस्त कर गया था। वो तो उनके शोहर की खुशामद करने की खातिर यहाँ रहती है। थोड़ी शर्म हया करो, बकवास किए जा रहे हो। अंगुष्ठ की उंगली से तंबीह करती हुई वो लागिर सी उठी थी। क्यों, तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आती? मैं सब बोलते हुए शर्म क्यों करूं? क्या किया है मैंने? चबाकर पूछते हुए अचानक वो वहाज के बदलते रूप को देखकर हैरान हुई थी। ये भी मैं बताऊं? ये रेहान की शर्ट, ये रिस्ट वॉच क्या कर रहे हैं तुम्हारे रूम में? बेड पर लटकी हुई शर्ट और साइड टेबल पर रखी रेहान की रिस्ट वॉच की तरफ इशारा करता हुआ वो भड़क उठा था। वहाज के अल्फाज के साथ रेहान के सामान को देखकर शुमाजिया के कदम लड़खड़ाए थे। घिन आ रही है मुझे खुद से कि मैंने तुम्हारे साथ कैसे हाथ मिला लिया। आज वहाज को अफसोस हुआ था अपने फैसले पर। कितनी घटिया औरत हो तुम नूरी। मोहब्बत के दम भरती हो तुम इर्तज़ा के नाम के, और अपनी रातें रेहान के नाम करती हो। पल भर में नूरी के रंग फक हुए थे। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि तुम उस औरत को धोखा दे रही हो जो तुम्हें अपनी सगी बहनों की तरह मानती है? मुंह पर हाथ रखकर अपनी चलती सांसें दबाती हुई शमाजिया पल भर में अर्श से जमीन पर औंधे मुंह आन गिरी थी। बकवास बंद करो अपनी, दबे लहजे में वो गुरलाई थी। क्यों, डर लग रहा है कि कहीं शुमाजिया न सुन ले? करते हुए क्यों डर नहीं लगा तुम्हें, एक ही छत के नीचे काले करतूत करते हुए? अरे लानत है तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। मजाक बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने मोहब्बत का। मोहब्बत तो पाकीज़गी का नाम है, और तुमने मोहब्बत का ही तमाशा बनाकर रख दिया है। नूरी का इस तरह रेहान के साथ रहना वहाज को ज़रा पसंद नहीं था, मगर आज न जाने क्यों वो उसे आईना दिखा रहा था। मैं घटिया औरत हूँ तो तुम भी कम घटिया नहीं हो।
जिस लड़की की मोहब्बत में तुम मेरे साथ हाथ मिलाए हुए हो ना, उसी के भाई का घर बर्बाद करना चाहते हो। अगर गलती से भी तुम्हारे इन आमालों का इर्तज़ा शाह को पता चल गया ना, तो तुम्हें क्या लगता है सब जानने के बाद भी वो राइमा से इर्तज़ा शाह तुम्हारी शादी करवा देगा? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है वहाज अंसारी। एक दूसरे को लाजवाब करते हुए वो शमाजिया की मौजूदगी से बेखबर लड़ने में मसरूफ़ थे। मैं तुम्हारी तरह घटिया थोड़ी ना हूँ, सिर्फ इर्तज़ा शाह को रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि मोहब्बत के बगैर इंसान खुद को कितना बेबस महसूस करता है। दोनों को एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह अल्फाज पर झपटते देखकर शमाजिया अपने मुर्दा जिस्म को घसीटते हुए वहाँ से चली गई थी। आज उसके एतबार की मौत हुई थी। वो खुद से ज्यादा रेहान पर भरोसा करती थी। बर्दाश्त करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो रहा था। शमाजिया अच्छे से जानती थी उसे आगे क्या करना है, मगर तुम तो बड़ी घटिया हो। मैं हैरान हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ कैसे गया। तुम रेहान को नशावर गोलियों से बेहोश करती हो। अगर ये सब मैं अपनी गुनाहगार आंखों से ना देखता, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगा। इर्तज़ा शाह ने सही कहा था तुम्हें, तुम हो ही उन्हीं अल्फाज के लायक। ये कहकर वहाज रूम से जाने के लिए बढ़ा था जब नूरी ने उसके सामने नींद की गोलियों बोतल लहराती नम आंखें लिए खड़ी थी। मैं घटिया हूँ मगर गिरी हुई नहीं हूँ। अपनी जिंदगी में बस एक शख्स के सामने खुद को पेश करने की भूल की थी मैंने, और उसकी सजा उस वक्त से अब तक भुगत रही हूँ। मगर तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे घटिया औरत कहने का। ये वो बोतल है जिससे मैं अपनी हिफाजत करती हूँ। जब जब रेहान मलिक मेरे कमरे में अपने कमज़ोर नफ्स और किरदार के लिए आता है, को लिए हुए आता है, जब जब मैं उसे ये दूध में या शराब में मिला कर देती हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें सफाई दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी सफाई सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को दूंगी। गोलियों से आधी भरी हुई बोतल बेड पर उछालती वो वहाज को खामोश करवा गई थी। देर हो रही है माही, हमारा इंतज़ार कर रही होगी वो। इस फतह के बाद मैं खुद भी तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। वहाज को साकित छोड़कर वो कमरे से चली गई थी। सत्ते से निकलता हुआ वो भी नूरी के पीछे गया था, जहां आज उनकी शिकस्त इर्तज़ा शाह के रूप में उनका इंतज़ार कर रही थी। जाए ना माहीन, कई बार उसे गाड़ी से उतरने का कहता हुआ इर्तज़ा अब की बार गुस्से से बोला था। मैं नहीं जा रही उस चुड़ैल के पास। माहीन ने इर्तज़ा की घूरियों को इग्नोर किया था। मैं हूं ना, तो आप क्यों डर रही हैं? माहीन के हाथ पर दबाव देता वो उसका हौसला बांध गया था। जल्दी आइएगा, गाड़ी से उतरती हुई वो कहना नहीं भूली थी। जाएं तो सही। माहीन को हनूज वहीं खड़े देखकर इर्तज़ा जिद चुआ जा रहा था। कहाँ जा रहे हैं हैदर इतनी सुबह सुबह? हैदर के पीछे पीछे चलती हया आखिरकार जिद चाही थी उसके नाम बताने पर। ये सुबह तो नहीं है, 11 बज रहे हैं। आम से लहजे में बोलता अपनी तबाही के उतरे चेहरे को देखकर वो मुस्कुराया था। फिर भी कहाँ जा रहे हैं? हया के सवाल पर वो खामोश रहा था। तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही? सड़ी हुई कुकड़ी, कहाँ जा रहे हो? उस वक्त भी वो मुझे बिना बताए हैदर के सामने खड़ी थी। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? वो भी मुझे बिना बताए हैदर के सामने खड़ी हुई गुस्से से बोली थी वो। अपनी जिंदगी की खातिर जिंदगी से मोहलत लेने हया की पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सब करता हुआ उसे हैरान परेशान छोड़कर गया था। क्या हुआ मेरी खूबसूरत बीवी को? और ये बैग क्यों पैक किए हुए हैं? बाबा के पास जा रही हो क्या? पीछे से शमाजिया को अपने हसार में बांधता गंभीर लहजे में वो बोला था, जबकि बैग पैक हुए देख दिल ही दिल में खुश हुआ था। नहीं, इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। खुद को रेहान की गिरफ्त से आज़ाद करवाती सुर्ख आंखें लिए रेहान को कहीं से भी वो पहले वाली शमाजिया नहीं लगी थी, जिसकी नज़रों में उसने आज तक अपने लिए प्यार और इज्जत देखी थी। आज उन आंखों में खुद के लिए अजनबियत महसूस हुई थी। क्या हुआ स्वीटी? रेहान के लहजे में डर महसूस करती हुई वो उसको अपनी जानिब बढ़ते देखकर पीछे हुई थी। वहीं रेहान के कदम भी साकित हुए थे, बेड पर अपना सामान देकर। ये क्या है शमाजिया? सामान की तरफ इशारा करते वो शमाजिया के खोखले कह कहे पर अचानक चौंक उठा था। मैं कहीं नहीं जा रही, आप जा रहे हैं। यह आपका सामान पैक किया है मैंने। रेहान के साकित चेहरे को देखकर उसे घिन महसूस हो रही थी। मैं कहाँ जा रहा हूँ? हैरत से पूछता हुआ वो फिर से शमाजिया की सिमत बढ़ा था कि शमाजिया ने उसे हाथ के इशारे से रुकने का कहा। ये खुला के पेपर्स हैं जो मैंने साइन कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए। रेहान का दिमाग सुन हुआ था खुला के पेपर्स का सुनकर। मैंने कुछ गलत सुन लिया है शायद। तुम क्यों खुला लेने की बात कर रही हो मुझसे? खुद की जात को दिलासा देता हुआ वो शमाजिया के कड़े तेवरों से पहली बार थोड़ा डरा था। आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने यही कहा है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। हक महर के हिसाब से ये घर मेरे नाम है।
اور آپ کی جائیداد میں میرا برابر کا حصہ بھی ہے، اس لیے میں تو یہ گھر نہیں چھوڑ رہی، مگر آپ کو مزید یہاں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ نفرت سے کہتی وہ ریحان کو طیش دلا گئی تھی۔ کون سے حق مہر کی بات کر رہی ہو تم؟ حق مہر کی شرائط بھول گئی تم؟ ریحان کو مضبوط لہجے میں بولتے دیکھ کر وہ مزید ٹوٹی تھی۔ اگر میں تمہیں خود سے طلاق دیتا ہوں جب تمہیں یہ گھر ملے گا، اور یہاں تو تم خود کھلا لینا چاہ رہی ہو۔ تمسکرانہ انداز میں کہتا وہ شمازیہ کا مذاق بنا کر ہلکا کہا لگا گیا تھا، نہیں چاہیے مجھے آپ کی نام نہاد دولت، مجھے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ اب برداشت بھی نہیں ہو رہا۔ لعنت بھیجتی ہوں آپ پر اور آپ کی اس حرام دولت پر، یا آپ ہی کو مبارک ہو۔ شمازیہ کے الفاظ اسے ساکت کر گئے تھے۔ ریحان ملک، آج میں آپ کو اپنی اور اپنی بیٹیوں کی ہر ذمہ داری سے آزاد کرتی ہوں۔ جس شخص کو وہ اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، آج اس کو دوسری عورت کے ساتھ مل کر دکھ دینا اسے جیتے جی مار گیا تھا۔ آپ اپنی اس سو کالڈ نوری کے ساتھ ایک حرام رشتے میں نہ بندھے رہیں، ایک حلال رشتہ قائم کر لیں اس کے ساتھ۔ خود پر ضبط کیے وہ بمشکل بول رہی تھی۔ شمازیہ کے منہ سے نوری کے نام سن کر ریحان کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ فوراً سے اپنا رخ بدلتا ہوا شمازیہ کی سمت بڑھا۔ سویٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا ریحان اتنی گندی حرکت کرے گا؟ شیریں لہجے میں کہتا وہ شمازیہ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گندی حرکت؟ ارے تم جیسا گھٹیا انسان تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا، جو ایک ہی چھت کے نیچے بیوی اور رکھیل دونوں رکھے ہوئے ہے۔ داد دینی پڑے گی تمہارے نڈر پن کی۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتے آ رہے ہیں آپ۔ یہ نیچ گرا ہوا انسان میرا ریحان ہو ہی نہیں سکتا، جس سے میں نے محبت کی تھی۔ وہ تو تم ہو ہی نہیں، تم تو کوئی ہوس پرست انسان ہو، جسے اپنی 2 بیٹیوں کے باپ ہونے کے باوجود بھی مکافات عمل سے ڈر نہیں لگتا۔ خاموش بت بنا شمازیہ کو وہ سن رہا تھا، بنا کوئی جواب دیے۔ سننے کے علاوہ اس کے پاس بچا ہی کیا تھا جو وہ شمازیہ کو خاموش کرواتا؟ وہ بات جو شمازیہ سے وہ چھپاتا آیا تھا، آج اچانک ایسے اس کے سامنے سب سچ آ جائے گا، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ پر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کے کیے گھٹیا اعمال میری معصوم پھول جیسی بچیوں کے سامنے نہ آ جائے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی وہ آنکھوں میں نفرت لیے اپنے سامنے خاموش کھڑے ریحان کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ اس لیے میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر یہاں سے بہت دور جا رہی ہوں، جہاں آپ کا گندا سایہ بھی میری بچیوں پر نہ پڑے۔ اپنا فیصلہ سناتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ مجھے ایک موقع تو دو اپنی صفائی دینے کا۔ نوری نے مجھے ورغلایا تھا، ورنہ تم بتاؤ کیا میں ایسا ہوں؟ ریحان کی بات پر اس بار وہ کہا لگا گئی تھی۔ کتنا اور گریں گے آپ؟ مجھے نوری سے شکایت ہے بھی نہیں، کیونکہ میرے اپنے شوہر نے مجھے دکھا دیا ہے۔ بس اس نے تو میری آنکھوں پر بندھی محبت اور اعتبار کی پٹی کھولی ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے تن کو آپ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، سوچ کر بھی گھن آتی ہے مجھے۔ شمازیہ! ریحان کے پکارنے پر شمازیہ نے اسے بیچ میں ٹوک دیا تھا۔ اپنی گھٹیا غلیظ زبان سے میرا نام بھی مت لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ وہ جاتی ہوئی رکی تھی۔ میری بیٹیاں نہیں جائیں گی تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ وہ پیچھے سے چلا اٹھا تھا۔ کلا کے پیپرز کے ساتھ کسٹڈی پیپرز بھی ہیں۔ جب تک انابیہ اور ابیہ 7 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ میرے ہی ساتھ رہیں گی، اور اس کے بعد بھی۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار ریحان ملک کے مقدر میں ٹھہری تھی، جسے وہ کھونے سے ڈرتا تھا۔ آج وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زیست کے اس کٹھن سفر میں وہ لا حاصل ٹھہرا تھا۔ سب سے فاسٹ ماہین ریاض، سب سے فاسٹ ماہین ریاض۔ کیا بول رہی ہیں آپ ماہین؟ دونوں ہاتھ باندھے وہ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، جو ارتضیٰ صاف سن پا رہا تھا کان میں لگے ہوئے بلوٹوتھ کے ذریعے۔ آپ چپ ہو جائیں، میں خود کا حوصلہ باندھ رہی ہوں۔ جیسے جیسے وہ قدم نوری کی بتائی ہوئی جگہ کی سمت بڑھا رہی تھی، ویسے ہی اسے اس خوبصورت چڑیل سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تباہی کیوں فون کر رہی ہے تمہیں؟ ارتضیٰ کے اچانک سوال پر وہ رکی تھی۔ کرے گی ہی نا، کیونکہ آپ مجھے وہاں ہسپتال کا کہہ کر لے کر آ رہے تھے۔ لے کر آئے ہیں، فکر ہو رہی ہوگی اسے۔ سر پر دوپٹے کو سیٹ کرتی ہوئی سامنے نوری کے ساتھ کسی شخص کو کھڑے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ارتضیٰ، نوری اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شخص اور بھی ہے جو یہاں موجود ہے۔ ماہین کی خبر ارتضیٰ کو حیران کر گئی تھی۔ کون ہے وہ شخص؟ آپ نے پہلے دیکھا ہے اسے؟ پوچھتا ہوا ارتضیٰ گاڑی پارک کر کے ماہین کی سمت بڑھا تھا۔ کب آئیں گی ماہین صاحب؟ تم نے ٹائم تو صحیح طرح سے بتایا تھا نا انہیں؟ مسلسل آدھے گھنٹے سے ماہین کا انتظار کرتا ہوا وہ بھڑک اٹھا تھا۔
نہیں، اس کی پیٹھ ہے میری طرف، بلیک پینٹ کے ساتھ ایش گرے کلر کی شرٹ پہنے ہوئے۔ وہ شخص نوری کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ اچانک ہی اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے غصے سے پیچھے مڑا تھا۔ وہاج اسے دیکھ ماہین کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا تھا۔ وہاج کہاں سے آ گیا یہاں؟ ماہین کی بات سے وہ ضج آیا تھا۔ وہاج اور نوری ایک ساتھ ہیں ارتضیٰ، وہاج ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ پل بھر میں ماہین کی آنکھوں میں حیرت گھلی تھی۔ تم اتنے گھٹیا نکلو گے وہاج، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب تمہاری اس حرکت کے بعد تمہیں چھوڑوں گا نہیں، چبا کر کہتا ہوا وہ ماہین کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ ماہین، آپ کو مضبوط ہونا ہے، کمزور نہیں پڑنا۔ جی میں اندر جا رہی ہوں، بس آپ بھی جلدی سے آ جائیں۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی ہوئی وہ حیران ہوئی خالی ریسٹورنٹ کو دیکھ کر۔ آؤ معصوم لڑکی، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ نوری کی آواز سن کر وہاج فوراً سے چھپا تھا تاکہ ماہین اسے دیکھ نہ سکے۔ کیسی ہو؟ لہجے میں محبت سموئے وہ ماہین کے ساکت چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھی ہوں۔ اسے دیکھ کر اپنی گھبراہٹ دبائے ماہین مبہم سا مسکرائی تھی۔ پتہ ہے لوگ میری خوبصورتی پر مرتے ہیں، میری ایک نظر پر جان لٹانے کو تیار رہتے ہیں، مگر تمہاری معصومیت میری خوبصورتی کو مات دے گئی۔ معصوم لڑکی، رشک بھرے لہجے میں بولتی ہوئی ماہین کے عام سے سراپے کو دیکھ رہی تھی وہ۔ چوڑی دار پاجامے کے ساتھ سرخ پیروں تک آتی فراک پہنے، سر پر سفید رنگ کا دوپٹہ ٹکائے ہوئے، اپنے کندھے پر رکھی براؤن کلر کی چھوٹے چھوٹے شیشوں کے کام والی شال کی دونوں سائیڈ پکڑے ہوئے تھی۔ تمہاری اسی معصومیت کا فائدہ ارتضیٰ شاہ اٹھا رہا ہے، تمہیں بے وقوف بنا کر۔ ماہین کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔